हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बैंक भैया, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप सभी ने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर नहीं करा ना, तो क्या कर रहे हो भाई, क्या वेट कर रहे हो, जाओ पहले उसे क्लियर करके आओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है ना कि अगर उसे आपने नहीं देखा तो ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इसे देख लो, उसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जितने सारे भी क्वेश्चन हैं ये आपके पूरे फिजिक्स बुक से होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है तो क्या सुन रहे हो यार, लाइक करो वीडियो को फटाक से, एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भाई ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसे भी एक दिन 1000 2000 छोटी छोटी सोच मत रखो, इसे 1 मिलियन 2 मिलियन पहुंचाना है अभी, और बिहार बोर्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल बिल्ड करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है तथा इसका मात्रक लिखिए। पृष्ठ आवेश घनत्व को इंग्लिश में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और साथ में आपको इसका एसआई यूनिट बताना है। तो क्या दिक्कत है, बता दो ना भैया, मैंने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि एरिया में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A, ठीक है, सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहां से। तो समझ गया ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, फिर से समझो, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, या फिर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट की बात कर रहा है ना भैया, तो फॉर्मूला आपके सामने है, एसआई यूनिट आप खुद से निकाल लो। फॉर्मूला क्या है हमारे सामने कि सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A। अब यहां से आपको क्या करना है, एसआई यूनिट फाइंड करना है। तो एसआई यूनिट क्या दिक्कत है फाइंड करने में, क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यू है तुम्हारा चार्ज, इसका यूनिट हो जाएगा कुलम्ब, और ए है तुम्हारा एरिया। ए क्या है जी, एरिया है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा तुम्हारा मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुलम्ब अपॉन में मीटर स्क्वायर तुम्हारा इसका मात्रक हो जाएगा। सो क्लियर है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में भेज सकते हो पावर में -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व क्या है तथा इसका मात्रक लिखें, ठीक है। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, आयतन, ठीक है। तो आयतन में उपस्थित आवेश को, ठीक है, आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते हैं भैया आयतन आवेश घनत्व, और इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर Q अपॉन में A, रो बराबर Q अपॉन में V, सॉरी A नहीं V, ठीक है। तो रो बराबर में Q अपॉन में V। अब इसका मात्रक की भी बात कर रहा है, हाँ भैया मात्रक की भी बात कर रहे हो, तो क्यों परेशान हो रहे हो यार, फॉर्मूला आपके सामने है, मात्रक निकालो आराम से। Q है तुम्हारा चार्ज, ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट तुम्हारा होता है कुलम्ब। V है तुम्हारा आयतन, वॉल्यूम, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यू, यानी कि कुलम्ब अपॉन में मीटर क्यू। ये तुम्हारा हो जाएगा मात्रक आयतन आवेश घनत्व का, ठीक है। इस क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर की, क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। वह ताप जिस पर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है तो क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। क्यूरी ताप कौन सी ताप है भैया, वही ताप जिस पे लौह चुंबकीय पदार्थ तुम्हारा अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, वही फिक्स टेम्परेचर तुम्हारा क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है, प्रवृत्ति इसकी होती है 1 से ज्यादा, हमेशा 1 से अधिक होगी। और एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अनुचुंबकीय का क्या होगा, अनुचुंबकीय का होगा 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होगी वो तुम्हारा 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 नंबर की समविभवी तल को परिभाषित करें। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, समान विभव, ठीक है, क्या, समान विभव, सेम पोटेंशियल। तो आइए इसके डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है भैया कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसके हर एक पॉइंट पे, जिसके सभी बिंदुओं पर तुम्हारा विद्युत विभव का मान समान होता है, वही तुम्हारा समविभवी तल कहलाता है, ठीक है। समविभवी तल समझ गए कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसके हर एक पॉइंट पे, जिसके हर एक बिंदु पे तुम्हारा विद्युत विभव का मान समान मिलेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। आवेश के 2 प्रॉपर्टीज बताना है आप सभी को, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज है कि आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहूंगा आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं Q से,
ओके। आवेश तुम्हारा दो टाइप का होता है, जिसमें से पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आवेश तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। और आवेश को यहाँ पे देखो, जैसे एक प्रॉपर्टीज है कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं भैया? आवेश को हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं, Q1 Q2 Q3 करके इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम लोग Qn तक, ठीक है। क्यों जोड़ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन मुझे जानना है। तो इसके पीछे का रीजन आपके सामने है, क्योंकि जो आपका आवेश होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आपका एक अदिश राशि होता है, और जो तुम्हारा अदिश राशि होता है वो बीजगणित योग नियम का पालन करता है, जिसके वजह से हम आवेश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आवेश संरक्षित होता है। जी हाँ, जो आपका आवेश होता है, आवेश आपका संरक्षित होता है, और संरक्षित इन द सेंस कि ना तो तुम आवेश को नष्ट कर सकते हो और ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हो आवेश का, ठीक है। लेकिन ना तो तुम आवेश को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हो। क्लियर है ना? क्लियर है तो क्लियर क्या बोल लो भैया। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को ना एक दिन बहुत 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 ऊपर पहुंचाना है। बहुत ऊपर कहने का क्या मतलब भैया? अबे भैया वो वाला ऊपर नहीं, अभी बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कूलम्ब का नियम क्या है। देखो, कूलम्ब के नियम के ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। बहुत सारी, कितनी भैया? यही 3 या 4 बना रखी होगी, ठीक है। तो मैंने वीडियो बना रखी, और अगर आप सभी ने कूलम्ब के नियम को समझा है सही से, नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, हमारी वीडियो जाके देखो यार। क्यों नहीं देखी? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना, सही से समझ जाना बस, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से पानी वानी पी के बैठो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कूलम्ब का नियम क्या होता है। देखो, कूलम्ब के नियम में बेसिकली 2 ही कंडीशन होते हैं, कुछ चीजें होती है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा कूलम्ब का नियम है ये लगेगा बिंदुवत आवेश के बीच में, बिंदुवत आवेश के बीच में ही लगेगा तुम्हारा कूलम्ब का नियम। अब बिंदुवत आवेश इन द सेंस कि जब कोई चार्ज, ठीक है, जब कोई चार्ज तुम्हारा मोशन में है, जब कोई चार्ज तुम्हारा मोशन में है, गति में है, तो कूलम्ब का नियम लागू होगा, लागू होगा। अबे भैया क्या लिखा है आपने? आपने तो लिखा है बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होगा, तो बोलो ना कि लागू नहीं होगा। जब कोई आवेश अगर मोशन में है तो वहां पे कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई आवेश रुका हुआ है तो लागू होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए समझते हैं कंडीशन सही से, ठीक है। किन्हीं 2 अस्थिर बिंदुवत आवेश के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, भैया ऐसा समझ में नहीं आ रहा, 2 आप क्या कर लो, बिंदुवत आवेश बना लो, ठीक है भैया, आपकी ऑर्डर, और मैं ना मानूं, हो सकता है क्या ऐसा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 2 बिंदुवत आवेश, जिसका मैंने नाम दे दिया Q1 Q2, नाम दे दिया Q1 Q2, ओके। बीच की दूरी भी कुछ मान लूँ? हाँ जी भैया मान लो। क्या मान लो बताओ? आप मान लो। आप बोल रहे हो आर मानने, चलो ठीक है, मैं आर मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझो, यहां पे लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 अस्थिर बिंदुवत आवेश के बीच में जो तुम्हारा लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, मैं इसे दिखा दे रहा हूं F से, ठीक है। जो इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उसे मैं दिखा दे रहा हूं F से, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन समझना, 2 कंडीशन कहता है कि दोनों आवेशों के मात्रा यही है ना Q1 Q2, ठीक है, मात्रा के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि ये जो तुम्हारा बल लग रहा है, ये जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्टली सीधा समानुपाती होगा किसके? आवेशों के मात्रा के गुणनफल के, यानी कि आवेशों के मात्रा के गुणनफल के। तो पहला कंडीशन तो हमारे पास मिल गया कि जो एफ तुम्हारा जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा आवेशों के मात्रा के गुणनफल के, मैंने कर दिया। दूसरा क्या है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो तुम्हारा फोर्स है ना, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे दूरी छूट गया यार, ठीक है। यहाँ पे कर लेना आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे कर लेना दूरी, ठीक है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे भी क्या कर दे रहा हूँ, टाइटल बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या मिला हमें कि दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा कंडीशन हमें क्या मिला कि जो तुम्हारा बल होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि कंडीशन आपके पास 2 आ गए जिन्हें मैं दिखाना चाहूंगा। पहला कंडीशन क्या है आप सभी के सामने कि एफ समानुपाती Q1, ठीक है, Q1 इंटू Q2, और 1 मिनट रुक जाना, Q1 इंटू Q2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था कि एफ जो होगा वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अगर मैं दोनों को क्या करूँ, एक जैसा दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या ऐसा हमें मिलेगा?
क्या हमें ऐसा मिलेगा? बताने की कृपा करना थोड़ा। Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, क्या हमें ऐसा मिलेगा? और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर समानुपाती का चिन्ह हमें हटाना है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लाना है, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर हमें बराबर का साइन लाना हो तो उसके लिए एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, ठीक है। और हर एक कांस्टेंट का अपना अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाऊंगा कांस्टेंट k, ठीक है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट लाऊंगा k, यानी कि f बराबर, मैं यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एक k, ठीक है। कांस्टेंट आ गया हमारा k, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका कूलम्ब का नियम होता है, ठीक है। यही आपका कूलम्ब का नियम होता है। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया फाइनल तौर पे, f बराबर k इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। अब हर एक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, तो इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू है जी? इस कांस्टेंट का वैल्यू है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली अगर बात करी जाए तो कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला तुम्हारा आ गया f बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यही आपका होता है कूलम्ब का नियम। क्लियर है? क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं आसानी से। आवेश की वह मात्रा, आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने पर उसका एकांक विभव बढ़ जाता है, ठीक है। आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने पर उसका एकांक विभव बढ़ जाता है, विद्युत धारिता कहलाता है। विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला आप सभी के सामने आ गया, C बराबर में, ठीक है, V अपॉन में Q। आवेश की वह मात्रा जो किसी मैं चालक को देंगे तो उसका एकांक विभव क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गॉस का प्रमेय क्या है, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। किसी भी बंद सतह से होकर, तो भैया जो जो पहले चीजें बोले ना उसे कर लिया करो, ठीक है। एक बंद सतह मैंने बना लिया, किसी भी बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, और गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, वही तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है ना, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश, मान लो सतह के भीतर कुल उपस्थित आवेश है तुम्हारा Q, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। यानी कि जो तुम्हारा फाई है ना, ये तुम्हारा Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होगा। समझा मैंने क्या बोला? ये जो तुम्हारा गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इसमें उपस्थित आवेश की 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होगा। यानी कि फाइनल तुम्हारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया, फाई बराबर में Q बटा का एप्सिलॉन नॉट। यही होता है तुम्हारा गॉस का थ्योरम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 19 नंबर की ओम का नियम क्या है। देखो आज तो तुम्हारा पार्ट 2 वीडियो है 50 सीरीज का, ठीक है, 50 सब्जेक्टिव सीरीज का फिजिक्स का। तो ये जो तुम्हारा पार्ट 2 वीडियो है ना, जो कि अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है, अभी जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की इस क्लास में 3 आपके नियम थ्योरम आ गए, बिकॉज जिसमें से पहला तुम्हारा कूलम्ब का नियम, गॉस का थ्योरम आ गया, उसके बाद तुम्हारा ओम का नियम है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज का ये क्लास, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट से अगर एंड तक देखा है आपने तो बहुत बढ़िया, ग्रेट हो आप, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज आप समझ गए होगे आसानी तरीके से। बाकी कोई नहीं, आइए हम लोग ओम के नियम को भी समझ लेते हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, मान लो हमारे पास एक कोई चालक है और अगर इसके चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करता हूं, और भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करना इन द सेंस कि सॉलिड है तो सॉलिड छोड़ दो, लिक्विड है लिक्विड छोड़ दो, गैस है गैस छोड़ दो, ठीक है। तो इन चालक की सिरों के बीच जो तुम्हारा उत्पन्न होने वाला विभवांतर होगा ना, वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी कि इसमें जो तुम धारा प्रवाहित करोगे I, उसके समानुपाती होगा। यानी कि V जो होगा तुम्हारा समानुपाती होगा I के। और तुम्हें मैं बार बार चीजें बोल रहा हूं कि समानुपाती का चिन्ह जब तुम हटाओगे वहां पे बराबर लाने के लिए एक कांस्टेंट तुमको ऐड करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है तुम्हारा R, ठीक है, वो कांस्टेंट है तुम्हारा R। V बराबर में IR। R समझो क्या है? R तुम्हारा रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चलो एक बार मैं सबका ऐसा यूनिट पूछ लेता हूं, V बराबर IR, ठीक है, ये तुम्हारा ओम का नियम होता है। अब भैया V यहाँ पे क्या है, I क्या है, R क्या है? तुमको V पता है, विभवांतर है, इसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा वोल्ट, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। I तुम्हारा धारा है, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और R है तुम्हारा प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा ओम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है। यानी कि एसी करंट और डायरेक्ट करंट में तुमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। और ये क्वेश्चन आप सभी को मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे। आप सभी को क्या करना है, अपने नोटबुक पे लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है, ठीक है। मैं देखूंगा कि आप सभी का लिखने का तरीका कैसा है, ठीक है। एंड कभी भी आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं पर्सनल आपको लाइव आके, ठीक है, पर्सनल लाइव आके मैं आपको बता दूंगा वो चीजें, ठीक है।
बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। एंड अगर आप सभी यहाँ तक आ गए हो ना, तो आप सभी को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, एकदम प्यार से बोलना चाहूंगा, थैंक यू आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी की पार्ट 3 वीडियो में। एक्साइटेड हो पार्ट 3 के लिए? वीडियो को लाइक कर लो, कर लिया है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड साथ में कमेंट कर देना एक अच्छा सा, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो कब मैं लाऊं। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को।